कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के केस 50,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। गुरुवार को राज्य में कोरोना से 376 लोगों की मौत हो गई, जबकि 56,286 नए मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव केस बेतहाशा बढ़े हैं और अब इनकी तादाद बढ़कर 5,21,317 हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना ने फिर से ऊंची छलांग लगाई है। दिल्ली में गुरुवार को 7,400 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली में 24 मौतें हो गई। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है और अब ये 8% को पार कर गया। दिल्ली में एक दिन में 19 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। दिल्ली में चौंकाने वाले मामले में गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 32 को हल्के लक्षण हैं, जबकि 5 को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है। सभी 37 डॉक्टर्स को वैक्सीन लग चुकी थी। कर्नाटक में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ 6500 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। सिर्फ बेंगलुरु में इनकी तादाद 4400 से ज्यादा रही। गुजरात में भी कोरोना के 4000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। अहमदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 951 नए केस दर्ज किए गए हैं। सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर जैसे शहरों में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में भी लगातार केस दर्ज हो रहे हैं। कल 8,490 केस दर्ज किए गए। एक दिन पहले ये तादाद 6,000 थी। इस लिहाज से कोरोना संक्रमण ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़े। नए केस में से 50% मामले लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर से हैं। प्रदेश में अभी भी एक्टिव केस 39,338 हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। 10 बजे के बाद नोएडा और गाजियाबाद में सन्नाटा दिखा। सड़कों पर पुलिस कर्मियों की पेट्रोलिंग बता रही थी कि कैसे नाइट कर्फ्यू को सफल बनाया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। गंगा घाट पर लोगों के जुटने पर मनाही है, मगर तस्वीरें देखिए, वाराणसी के गंगा घाटों पर लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ लोग कोरोना महामारी से बेखबर भी हैं और लापरवाह भी। हालांकि प्रशासन बार बार कह रहा है कि कोरोना के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर लोग फिलहाल नियमों को हवा में उड़ाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में 7 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। यहां कलेक्टर ने 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने पहले ही 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, मगर साथ ही जिले के डीएम को ये छूट दी थी कि वो चाहें तो लॉकडाउन लगा सकते हैं। इस लॉकडाउन में दूध और दवा जैसी जरूरी सामान मिलेंगे। कटनी के अलावा खरगोन में भी 10 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने एक बार फिर पुराने फॉर्मूले T3 यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का समर्थन किया, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया। पीएम ने कहा कि नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू कहना चाहिए। लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं, और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो।
पीएम ने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक देश भर में टीका उत्सव मनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कोरोना की नई लहर के लिए लोगों की लापरवाही और सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, दवाई भी कड़ाई भी। नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया है। ये तस्वीरें तभी की हैं। देखिए कैसे नक्सली राकेश्वर की रस्सियां खोल रहे हैं। राकेश्वर सिंह की रिहाई से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार वालों ने मिठाई बांटकर ये खुशी मनाई। परिवार वालों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राकेश्वर सिंह से फोन पर बात की और हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल के समर में कल का दिन अहम है, क्योंकि कल 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान होने हैं। खास बात यह है कि इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। कोलकाता की बेहाला पश्चिम सीट पर ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके सामने बांग्ला अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी हैं। बेहाला पूर्व सीट पर अभिनेत्री पायल सरकार किस्मत आजमाएंगी। इसके अलावा इसी चरण में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की सीट टोलीगंज में भी मतदान होंगे। बाबुल सुप्रियो के सामने ममता सरकार के मंत्री अरूप बिस्वास मैदान में हैं। चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, तो बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते हुए कई रोड शो किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ममता के खिलाफ हुंकार भरी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बंगाल है, यहाँ का रसगुल्ला बंगाली खाएगा, गुजरात का ढोकला गुजरात वालों के लिए है। तो बीजेपी की ओर से पलटवार में कहा गया कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजियां कर रही हैं। বাংলার রসগোল্লা ধোকলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তুমি ধোকলা খাও, আমি রসগোল্লা খাবো, কিন্তু দিল্লিকার লাড্ডু এখানে দেখাবে না। बेहाला पूर्व में प्रचार करने पहुंचे अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो रद्द हुआ तो हंगामा मच गया। दरअसल मिथुन श्रावंती चैटर्जी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, मगर प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें रोड शो करने की इजाजत नहीं दी। मिथुन का रोड शो रद्द हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। खुद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी अलोकतांत्रिक काम कर रही है। 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला दिल्ली के मंडावली इलाके का है। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में यहां स्कूटी पर सवार 2 लोगों ने एक शख्स को जान से मारने की कोशिश की। आरोपियों ने युवक पर 4 से 5 राउंड गोलियां चलाईं। आरोपियों से बचने के लिए युवक करीब 1 किलोमीटर तक जान बचाकर भागा, मगर आरोपियों ने युवक को गोली मार दी। अब युवक की हालत गंभीर है और उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती किया गया है। औरंगाबाद पुणे रोड पर एक एम्बुलेंस में आग लग गई और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसने आसपास के लोगों में दहशत भर दी। जानकारी के मुताबिक ये आग 108 नंबर की एम्बुलेंस में लगी। आग लगते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर जान बचाकर भागा। चंद मिनटों में ही आग ने पूरी एम्बुलेंस को चपेट में ले लिया। इसी दौरान एम्बुलेंस में धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। बाद में फायर ब्रिगेड के दस्ते ने एम्बुलेंस की आग पर काबू पाया, मगर जांच चल रही है कि एम्बुलेंस में धमाका कैसे हुआ। रायबरेली में पुलिस का असंवेदनशील चेहरा सामने आया है। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के मलिक मऊ का है। आरोपों के मुताबिक यहां एक महिला से छिनैती की घटना के बाद पुलिस ने घटना की शिकायत करने वाले शख्स को ही पकड़ लिया। पकड़े गए शख्स ने आरोप लगाया कि थाना इंचार्ज यहां मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी करने वालों को बढ़ावा देते हैं। आरोपों के मुताबिक ये आरोप लगने के बाद शिकायतकर्ता के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और अपने साथ गाड़ी में बिठा ले गई। गाजियाबाद में पुलिस ने एक हुक्का बार पर छापेमारी करके 28 लड़के और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। मामला इंदिरापुरम के शुक्र चौक का है। पुलिस ने सूचना के आधार पर हुक्का बार में छापेमारी की।
छापेमारी के बाद पुलिस ने भारी तादाद में हुक्का और उसमें इस्तेमाल होने वाला नशीला पदार्थ बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 4 हुक्काबार संचालकों को भी गिरफ्तार किया है। पंजाब के मुक्तसर में पुलिस कस्टडी से भागे आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मामला थाना लंबे क्षेत्र का है। पुलिस ने लुधियाना के रहने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया था। आरोपी का कोरोना टेस्ट कराने पर वो पॉजिटिव आया तो अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर आरोपी अस्पताल से फरार हो गया। इस पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मी और बदमाश को भगाने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वाराणसी के रोहनिया थाने में बीजेपी की महिला नेता ने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट किया है और थप्पड़ मारने वाली बीजेपी नेता पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को किसी मामले में पीटा था और थाने लेकर आया था, जिससे नाराज होकर बीजेपी की महिला नेता ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। देवरिया के एक गांव में एक शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया। मामला देवरिया के थाना मैल के नरियाव गांव का है। जानकारी के मुताबिक प्रधान पद के प्रत्याशी ने अपने घर में भोज रखा था। इसमें गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। यहीं पर एक दूसरे प्रत्याशी के समर्थक के साथ कुछ लोगों की बहस हो गई। बहस के दौरान ही मारपीट हुई, जिसमें दूसरे प्रत्याशी के समर्थक को चोट लगी और वो बेहोश हो गया। तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने एम्बुलेंस से शराब तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामला डिडोली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक एम्बुलेंस को रुकवाया तो मालूम चला कि शराब तस्कर एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस से 4 लाख की शराब बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 तमंचा, 2 कारतूस, 2 चाकू और फर्जी नंबर प्लेट मिली हैं। पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक निलंबित एसडीओ ने जमकर हंगामा मचाया। एसडीओ ने करीब 12 घंटे तक अपनी पत्नी और बहू को गन पॉइंट पर कमरे में बंधक बनाए रखा। इस दौरान आरोपी ने करीब 10 राउंड फायरिंग भी की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी की पत्नी और बहू को सकुशल बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक निलंबन की वजह से एसडीओ का दिमागी संतुलन बिगड़ा और वो ऐसी हरकतें करने लगा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में शराब की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामला फूलबाग चौराहे का है। यहाँ शराब की दुकान में आग तेजी से फैली, मगर दहशत तब मची जब आग की चपेट में आने से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आग लगने के बाद आसपास की दुकानों को खाली कराया गया और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमेरिकी नेवी ने साउथ चाइना सी में मलेशियाई एयरफोर्स के साथ जेट उतारने का वीडियो जारी किया। लंबे समय से चीन और मलेशिया में समुद्री बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। साउथ चाइना सी पर चीन 90% हिस्सेदारी का दावा करता है। नॉर्थ कोरिया से तनाव के बीच साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौता किया। समझौते के मुताबिक 2025 तक 28,000 अमेरिकी सैनिकों को रखने के लिए साउथ कोरिया को $1 बिलियन देने होंगे। सीरिया ने इजराइल पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया। राजधानी दमिश्क के पास मिसाइल हमले में सीरिया के 4 सैनिक घायल हो गए। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि इजराइल ने दमिश्क के पास सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावेल्नी के सहयोगियों को कोर्ट से राहत मिली है। मॉस्को सिटी कोर्ट ने नावेल्नी के भाई ओलेग और उनके दोस्त को रिहा करने का आदेश दिया। ब्रिटेन के हांगकांग में लोकतंत्र का समर्थन करने पर चीन नाराज हो गया। ब्रिटेन ने हांगकांग के न्यायिक व्यवस्था में चीनी दखल पर सवाल उठाया था। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर नहीं थम रहा। दावी शहर में आंदोलन में इंजीनियर्स, टीचर्स और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। 1 मार्च के बाद सिर्फ दावेई में 8 प्रदर्शनकारियों की सेना निर्मम तरीके से हत्या कर चुकी है। अफगानिस्तान में पोलियो के 56 नए मामले आने के बाद हड़कंप मच गया।
2011 के बाद पोलियो का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना महामारी के बीच लाखों बच्चों को पोलियो की खुराक देने का प्रयास जारी है। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 28,04,000 के पार हो गया। संक्रमितों की संख्या 13,38,00,000 से ज्यादा हो गई। 10,38,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं।